हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 अप्रैल के बहुत 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 सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्या आप सब लोग रेडी है करंट अफेयर्स देखने के लिए। तो आप लोग बहुत टाइम से मिस कर रहे थे कि ये वाली क्लासेस 5 बजे वाली। तो खैर आज से कंटिन्यू रहेगी ये 5 बजे वाली क्लासेस, और जीके वाली क्लास भी 4 बजे वाली कोशिश करूंगा कि आज से ही डालूं। और अगर आज से नहीं आती है तो कोई बात नहीं, है ना, फिर आ जाएगी दोबारा कहीं ना कहीं से। खैर, तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत 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 सारा जीके, बहुत सारा अपडेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। और आप सबका हेल्प करता है आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है आज के करंट अफेयर्स करने के लिए। रूल्स शायद आप लोग भूल गए होंगे, तो रूल एक बार याद दिला देता हूँ कि रूल वही है सेम अपना, कि 10 सेकंड है आप लोगों के पास। 10 सेकंड में आप लोगों को देना है फटाफट से दुर्राटे काटते हुए आंसर। और अगर आप लोगों को 10 सेकंड में आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, याद कर लेना, है ना। चलिए खैर, देखते हैं हमारे पास सबसे पहला क्या है न्यूज आज। तो सबसे पहले न्यूज हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो माइन अवेयरनेस के लिए, माइन क्या होते हैं सबको पता है, माइन क्या होता है ना। हिंदी में पढ़ ले एक बार, फिर शायद इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्रश्न, हर साल अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो खान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो माइंस वो होती है ना, जिसके ऊपर अपन जो आर्मी वाले क्या करते हैं, यूज करते हैं दुश्मनों के लिए। दुश्मन जब आते हैं तो दुश्मनों को ऐसा पैर पड़ता है, थाड़ करके फिर फट जाता है वो, ठीक है। तो उन्हीं वाली माइंस की बात कर रहा है। और माइन सिर्फ उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करा जाता, उसके साथ साथ जब माइंस बनानी होती है, खान वगैरह बनानी होती है ना, कोयले की खान टाइप, ठीक है। तो टू डिग इनसाइड द अर्थ के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, माइंस वगैरह। लेकिन माइंस से क्या होता है, कई सारी जाने भी जाती है, ठीक है। और इसी वजह से हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। और इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस हर साल कब मनाया जाता है, यही क्वेश्चन है, सिंपल, है ना। तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन है हमारे पास अप्रैल 4, अप्रैल 3, अप्रैल 2 या अप्रैल 1। तो फटाफट 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 से आंसर दीजिए और बताइए कि कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर बिल्कुल, क्या आप अगर आ ही गए हो आज तो अप्रैल 1 की करंट अफेयर्स लेकर आए होंगे, जी नहीं। आपका आंसर अगर डी है तो एकदम रॉन्ग है। और अगर आप लोगों का आंसर है क्या सी, तो 100% सही होता, ठीक है। लेकिन नहीं है सही, क्यों, क्योंकि सी तो करता ही है बाबू। रॉन्ग, रॉन्ग आंसर है इसका क्या, अप्रैल 4। तो हर साल अप्रैल 4 को मनाया जाता है क्या, माइन अवेयरनेस डे। और खास करके बहुत सारी मौतें होती है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसी जगहों पर माइंस की वजह से। और इसी वजह से माइंस से कैसे क्या रहे, बच के रहे, है ना। और माइंस में अगर फंस जाते हैं, माइन के ऊपर पैर वगैरह क्या हो जाता है अपना, फंस जाता है पैर अपना माइंस के ऊपर, तो उससे कैसा बचा जा सके और क्या क्या रेमेडीज है उसकी। तो उसके ऊपर सारी की सारी बातें बताता है हमें कौन, उसके ऊपर सारी की सारी बातें बताते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। और अवेयरनेस फैलाते हैं ये, ठीक है, कि माइन से रिलेटेड काम वगैरह कैसे करना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसके बारे में क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फटाफट फटाफट से। ये देखो, कुछ इस तरीके से माइंस लगाई जाती है। और अगर इसके ऊपर आपका पैर पड़ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप फंस गए, ठीक है। और अगर आपने पैर उठा लिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपके पैर के साथ आप भी क्या, बिना टिकट के। समझ में आया नहीं है। तो ये है क्या, ये है हमारे पास माइन। और इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट टू माइन, असिस्टेंस इन माइन एक्शन। और माइन का काम करते हुए किस तरीके की अवेयरनेस रखनी चाहिए हम लोगों को, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही आपकी जान ले सकता है इसमें। और हर साल कब मनाया जाता है, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए फटाफट फटाफट से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एवरी ईयर ऑन अप्रैल 4। तो हर साल 4 अप्रैल को द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। तो हर साल 4 अप्रैल को वर्ल्ड क्या ऑब्जर्व करता है, वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। एम क्या है इसका, एम
तो इसका एम है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ एक्सप्लोसिव माइंस एंड जनरेटिंग सपोर्ट फॉर एफर्ट्स एम्ड एट एलिमिनेटिंग देम। तो ये क्या बोल रहा है कि किस लिए मनाया जाता है ये? तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द डेंजर्स ऑफ एक्सप्लोसिव माइंस। तो एक्सप्लोसिव माइंस जो है उससे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अवेयरनेस, उसके डेंजर से इत्तला करने के लिए कि भैया ये सारी की सारी चीज़ें मत करो, ये माइन वगैरह के साथ मत खेलो, ठीक है। और माइन के ऊपर पैर फंस जाता है, गिर जाते हो, कुछ हो जाता है तो उठना नहीं है, उठ के भागना नहीं है ना। पता लग गया आप गिर गए माइंस के ऊपर, ठीक है, और आप लोग उठ गए, ठीक है, तो उठ ही जाओगे, ठीक है, आओगे नहीं वापस नीचे। तो ये सारी की सारी चीज़ें और इनसे रिलेटेड चीज़ों को एलिमिनेट करने की बात करता है, ठीक है, कि माइंस का यूज़ कम से कम हो। और दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ अगर फंस जाते हैं तो कैसी कैसी चीज़, किन लोगों से अपने को सपोर्ट वगैरह लेना है। तो ये सारी की सारी अवेयरनेस जो है इस दिन फैलाई जाती है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस में। आई क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस अनमास लीड्स द माइन एक्शन कम्युनिटी। तो दुनिया में जितने भी माइन एक्शन कम्युनिटीज है इनका हेड कौन है, या इनको लीड कौन करता है? तो इनको लीड करता है अनमास, यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अनमास हैज सिलेक्टेड द थीम माइन एक्शन कैनॉट वेट, ठीक है। तो इस बार की 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की 2023 की थीम है माइन एक्शन कैनॉट वेट, कि माइन एक्शन जो है वो उसका वेट, मतलब उसको वेट नहीं करवाना है, फटाफट से माइन एक्शन ले लो। और क्या, इसका यूज जो है जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस कर लो, और जो जाने जाती है उनको बचाया जा सके। ताकि आई क्या बोल रहा है, फॉर दिस ईयर्स कैंपेन विच सीक्स टू ड्रॉ अटेंशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज कॉज्ड बाय एक्सप्लोसिव माइंस इन कंट्रीज लाइक कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, ठीक है। तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ पर माइंस की वजह से बहुत सारी जानें वगैरह जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो दोबारा से, या यहाँ के लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए, और बाकी दुनिया के सारे कंट्रीज में जहाँ पर बॉर्डर एरियाज वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पर अवेयरनेस जगाने के लिए ये वाला जो डे है वो मनाया जाता है, ठीक है। खैर समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया है तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं अपन कि क्या सिस्टम है। तो ये देखो इस तरीके से माइंस वगैरह को डिटेक्ट करते हैं मिलिट्री वाले, है ना। और कई बार जहाँ भी डिटेक्ट नहीं करते फंस भी जाते हैं, है ना। तो इन लोगों की भी जो लाइफ है बहुत रिस्की होती है। क्या देखो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, खान जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल 4 अप्रैल को दुनिया माइन एक्शन में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता और सहायता दिवस मनाती है। उद्देश्य क्या है? देखो इनका उद्देश्य है विस्फोटक खानों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें खत्म करने के प्रयासों के लिए समर्थन पैदा करना। यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस अनमास माइन एक्शन समुदाय का नेतृत्व करता है। अनमास ने इस वर्ष के अभियान के लिए माइन एक्शन कैनॉट वेट विषय का चयन किया है, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे देशों में विस्फोटक खानों के कारण लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि सर 100% आ गया समझ में। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम लोग क्या कर देंगे, धुर्राटे काट देंगे सर, धुर्राटे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? पक्की बात है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। Who recently took charge as the Vice Chief of Naval Staff? तो नया वाइस चीफ कौन बना है हमारे नेवल स्टाफ का? तो यही क्वेश्चन है, यही सवाल है। हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो फटाफट से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन है हमारे पास सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े, संजय जसजीत सिंह, सुचिंद्र कुमार या एपी सिंह। तो फटाफट से आंसर दो और बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास। सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े, संजय जसजीत सिंह, सुचिंद्र कुमार या एपी सिंह। तो अगर आप लोगों के दिमाग में, मस्तक में, भेजे में, मगज में आंसर आ रहा है कि सर इसका आंसर जो है वो सुचिंद्र कुमार है, तो आप लोग एकदम 100% रॉन्ग। और अगर आपका आ रहा है कि सर इस बार तो इतना बड़ा नाम आप क्यों लिखोगे, सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं क्या, ए
ए कटा, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास बी और डी। तो फटाफट फटाफट से बताइए आंसर क्या है। तो बहुत सारे लोगों के आंसर बी आ रहे हैं और कुछ लोगों के आंसर डी भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर डी है तो आप लोग एकदम 100% रॉन्ग हो। आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, आंसर है इसका संजय जसजीत सिंह। तो संजय जसजीत सिंह या वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नाम है इनका, ठीक है। तो ये क्या थे, वाइस एडमिरल थे और अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए वाइस चीफ, ठीक है। तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को बना दिया गया है नया वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। अच्छा, किसको रिप्लेस किया इन्होंने, तो इन्होंने रिप्लेस किया इनको, क्या नाम है देखो इनका, देखो इनका नाम क्या है, सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े। तो सतीश कुमार नामदेव घोरमड़े को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया। इसके साथ साथ दो चीजें और सुन लो, दो चीजें क्या, सुचेंद्र कुमार के बारे में और एपी सिंह के बारे में मैंने खुद पढ़ाया तुम लोगों को, ठीक है, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद भी है, ठीक है। तो सुचेंद्र कुमार जो है, सुचेंद्र कुमार, इनके बारे में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि ये वाइस चीफ बने हैं रिसेंटली किसके आर्मी के। और ये जो है एपी सिंह, ये एयर मार्शल एपी सिंह है, एयर मार्शल है। और इनके बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या मैंने पढ़ाया था कि ये वाइस चीफ है किसके, एयर स्टाफ के, एयरफोर्स के, ठीक है। तो अगर भूल गए हो तो तुम्हारी दिक्कत है, पेपर में आ जाएगा, फिर नहीं कर पाओगे, इसलिए रिवीजन करना, ठीक है। बहुत सारी समझ में आया नहीं है, आइए इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फटाफट से देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये है जसजीत जी, है ना, संजय जसजीत सिंह, ठीक है, मतलब इनका नाम संजय है, ठीक है। मेडल्स देख रहे हो कितने सारे, ठीक है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो फटाफट से, और उसके बाद फिर एग्जाम वगैरह दो कुछ, है ना, IAS बनो, ठीक है, देश का नाम रोशन करो, कुछ ऐसे मेडल्स वगैरह लगाओ, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे बोलना कि यार मोइन सर पढ़ाते थे हमें, है ना, अरे कान पे हाथ लगाना भूल गया, बड़े आदमी ना, नाम लेने के बाद कान पे हाथ लगाना पड़ता। आगे तो क्या बोला, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी, ठीक है। तो ये नए क्या बन गए, वाइस चीफ बन गए नेवी के। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अज्यूम द पोजीशन ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ VCNS। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए, ये VCNS पोस्ट कहलाती है। आगे क्या बोल रहा है, प्रायर टू हिज करंट पोजीशन एज VCNS ही वाज डिप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि VCNS बनने से पहले या वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनने से पहले ये क्या थे, ये थे डिप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ये क्या थे, डिप्यूटी चीफ थे ऑपरेशंस में, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ही वाज अवार्डेड द नौसेना मेडल इन 2009 एंड द अति विशिष्ट सेवा मेडल इन 2020। तो इन्होंने जिस तरीके का काम किया नेवी में, तो इस वजह से इनको क्या मिला है, इनको मिले हैं दो बड़े बड़े अवार्ड्स। एक क्या मिला है इनको, नौसेना मेडल मिला है इनको 2009 में, और इसके साथ साथ इनको मिला है अति विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में, ठीक है। नाम याद रखना, क्या नाम है इनका, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, जो कि अब वाइस चीफ बन गए नेवल स्टाफ के। आइए फटाफट से हिंदी में देखते हैं इनके बारे में क्या बता रहा है। हिंदी में देखो जल्दी से क्या बोल रहा है ये, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नेवी के नए वाइस चीफ है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ VCNS के पद ग्रहण किया। VCNS के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति से पहले वे एकीकृत रक्षा स्टाफ संचालन के उप प्रमुख थे। उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में उन्हें 2009 में नवसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक है, दिख रहा है। और ये अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर ही इनका क्या चल रहा है, सिग्नेचर चल रहा है। और ये है हमारे पास संजय जसजीत सिंह, न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। समझ में आ गया है तो फटाफट से दिखाओ मुझे क्या, अपने गंदे से मेले से नाखून में मेल भरे हुए अंगूठे, और बोलो कि सर ये वाला आ गया समझ में, पेपर में आता है तो क्या कर देंगे, धुर्राटे काट देंगे सर, धुर्राटे, ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखो क्या क्वेश्चन है कि हु वन 3 gold medals at the 2023 World Masters Athletics Indoor Championship। तो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल, 3 अलग अलग किसमें,
स्पोर्ट्स में लेने वाली महिला कौन है, इंडियन प्लेयर कौन है। ठीक है, 2023 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंदौर चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास बीना देवी, संतोष देवी, भगवानी देवी या शीशा देवी डागर। तो फटाफट 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 से आंसर दो, तब तक मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताता हूँ कि 3 गोल्ड मेडल तो जीते इसने, किसमें जीते, 2023 वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंदौर चैंपियनशिप में जीते। और ये जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इंदौर चैंपियनशिप है, ये पोलैंड में हुई थी, पोलैंड में। अच्छा, इससे पहले होमवर्क तो भूल ही गया मैं, पीछे हम लोग 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ के, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया तीनों की मुझे क्या बताओगे, कैपिटल बताओगे। और इसके साथ साथ मुझे बताओ सिंगापुर की कैपिटल क्या है। इसके साथ साथ मुझे बताओ कि पपुआ 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 न्यू गिनी, उसकी कैपिटल क्या है। उसके साथ साथ मुझे बताओ कि तिबिलिसी, तिबिलिसी किसी की कैपिटल है या किसी कंट्री का नाम है, बताओ। अगर कैपिटल है तो कंट्री का नाम बताओ, और कंट्री है तो कैपिटल का नाम बताओ। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे बताओ लेबनान, लेबनान की कैपिटल क्या है वो बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा मैं आप लोगों का। खैर, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग दोबारा से। तो ये वाली जो चैंपियनशिप है जिसका नाम है क्या, वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है पोलैंड में। और जिसने भी ये जीता है, इसने क्या करा है, इसने 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड मेडल्स, और 3 गोल्ड मेडल्स जीते इन 3 डिफरेंट गेम्स। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है ना। और इससे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि कौन से। तो 60 मीटर रनिंग में जीता है इसने, एक 60 मीटर रनिंग में। इसके साथ साथ इसने जीता है एक शॉर्ट पुट में, शॉर्ट पुट में। और इसने एक जीता है किसमें, किसमें, डिस्कस थ्रो में, डिस्कस थ्रो। ठीक है, तो 3 जगह, 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जीते इसने, 3 अलग अलग गेम्स में। तो पहले बताओ कि कौन है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आंसर क्या है इसका। ऑप्शन है हमारे पास ए बीना देवी, बी संतोष देवी, सी भगवानी देवी या शीशा देवी डागर। फटाफट फटाफट से आंसर दो। बहुत सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं कि सर इसका आंसर तो क्या है, ए आंसर है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है रॉन्ग है। ठीक है, तो बीना देवी इसका आंसर नहीं है, संतोष देवी इसका आंसर नहीं है, शीशा देवी ऐसा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि बीना देवी, संतोष देवी, शीशा देवी जैसे कोई व्यक्ति इस दुनिया में, इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुई है, क्योंकि इसका आंसर है भगवानी देवी। ये तीनों की तीनों मेरी रचना है। ठीक है, द इन्वेंटर ऑफ दीज 3 नेम्स। ठीक है, तो क्या आंसर इसका, भगवानी देवी आंसर है। और भगवानी देवी बहुत ही यंग खिलाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ कितनी एज है इनकी, इनकी एज है 95 ईयर्स। कितनी एज है इनकी, 95 ईयर्स की एज है इनकी। और इन्होंने 95 से लेकर 99 एज ग्रुप में ये 3 मेडल जीते। ठीक है, और इनका जो ये एथलेटिक करियर है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो इनका एथलेटिक करियर पता है कब स्टार्ट हुआ है। इनका एथलेटिक करियर स्टार्ट हुआ है कब, इनका एथलेटिक करियर स्टार्ट हुआ है 94 ईयर्स की एज में। और अब कितने साल की है ये, अब ये है 95 ईयर्स की। समझ में आया नहीं है, कहाँ के रहने वाली है, हरियाणा। ठीक है, दूध दही का खाना महारा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है, तो भगवानी देवी, और इनका पूरा नाम है भगवानी देवी डागर। तो मैंने यहाँ से डागर हटा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज या गए। ठीक है, तो क्या आंसर है हमारे पास, भगवानी देवी। आइए इनके चेहरे को देखते हैं, इनकी फिटनेस को देखते हैं, और इनके 3 मेडल्स को देखते हैं कि 3 मेडल्स इनके कौन कौन से। आइए, तो ये है भगवानी देवी डागर, 95 ईयर्स की लेडी। और ये थोड़ी पुरानी फोटो है इनकी। ठीक है, इनकी नई फोटो भी दिखाऊंगा। ये पुरानी फोटो में एक इनके पास गोल्ड मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन अब 3 गोल्ड मेडल वाली भी फोटो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इंडिया का फ्लैग है और इंडिया के लिए ही मेडल जीत के लाई है ये। ठीक है, कितने एज में, 95 की एज में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो क्या हो रहा है। भगवानी देवी डागर विंस 3 गोल्ड मेडल्स। इंडियाज 95 ईयर young player Bhagwani Devi Dagar has won 3 gold medals for the country at the 9th World Masters Athletics Indoor Championship in Poland। ठीक है, तो पोलैंड में जो ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप हो रही थी,
उसी में इन्होंने क्या करा, उसी में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। और एज इनकी देख ली आप लोगों ने, क्या 95 ईयर्स, यंग है ये, यंग है ना, ओल्ड ही था यहाँ पर, लेकिन मुझे यंग लगी है तो मैंने यंग ला लिया, है ना। एज इज जस्ट अ नंबर, वही वाली बात है। आगे क्या हो रहा है, द वेटरन, वेटरन का मतलब एक्सपर्ट, द वेटरन एथलीट्स फ्रॉम हरियाणा वन दिस 3 गोल्ड्स इन 60 मीटर रनिंग, शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो कैटेगरीज इन द 95 to 99 एज ग्रुप। तो 95 से लेकर 99 के एज ग्रुप में इन्होंने क्या करा है, ये मेडल जीते 60 मीटर रनिंग में, शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो में। शी इज निकनेम्ड एज स्प्रिंटर दादी। तो इनको किस नाम से जाना जाता है इंडिया में, तो इंडिया में इनको जाना जाता है स्प्रिंटर दादी के नाम से, है ना। मारी दादी, दादो तो कम है के, ठीक है, तो कम नहीं है दादी, एकदम हट्टी कट्टी है और अभी भी दौड़ रही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हर एथलेटिक करियर बिगैन एट द एज ऑफ 94। और इनका जो एथलेटिक करियर है वो 94 की एज में क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार, क्या चीज़ है हिंदी में, देखो जरा, ये है इनके 3 गोल्ड मेडल्स, पोलैंड की फोटो है ये, और ये 3 गोल्ड मेडल्स हैं इनके। और इनके टी शर्ट पे देखो क्या लिखा है, अपरिजिता, है ना, ऐसी व्यक्ति जिसको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, बिल्कुल। जोश देखो, 95 की एज में भी जोश है इनमें। क्या बोल रहा, भगवानी देवी डागर ने जीते 3 स्वर्ण पदक। भारत की 95 वर्षीय युवा खिलाड़ी भगवानी देवी डागर ने पोलैंड में 9वीं विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स इंदौर चैंपियनशिप में देश के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा के अनुभवी एथलीट ने 95 से 99 आयु वर्ग में 60 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में ये 3 स्वर्ण जीते। उन्हें स्प्रिंटर दादी के नाम से जाना जाता है। उनका एथलेटिक करियर 94 साल की उम्र में शुरू हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे क्या अपने अंगूठे और बोलो कि सर हमारे मेले मेले अंगूठे ये साबित करते हैं कि हमें समझ में आ गया है। और पेपर में अगर इसके बारे में कुछ भी आता है तो वी विल डू इट, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते और देखते कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन ना हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूज हो, ठीक है, क्योंकि पीपीटी मैंने ही बनाई है तो मुझे पता है आगे क्या आने वाला है ना। देखो क्या आने वाला है, ये देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं है अगला, अगली हमारे पास न्यूज है। और न्यूज हमारे पास किस बारे में, न्यूज हमारी है किसके बारे में, सलीम दुरानी के बारे में, है ना। हो सकता है कि आप लोगों ने सुन लिया हो कि सलीम दुरानी जी जो है इनकी डेथ हो गई है, लेकिन सलीम दुरानी जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहली चीज, टेस्ट क्रिकेटर थे, इंडिया के लिए टेस्ट खेले। कितने टेस्ट खेले, तो 29 टेस्ट खेले इंडिया के लिए। 29 क्या खेले इन्होंने, टेस्ट खेले इंडिया के लिए। और उस टाइम पीरियड में 29 टेस्ट खेलना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और इन्होंने 29 टेस्ट में से 7 में हाफ सेंचुरीज भी लगाई है और 1 सेंचुरी भी इनके नाम है। और इनको जाना जाता था, ये प्रॉपर रहने वाले अफगानिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान में काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है वहाँ के रहने वाले प्रॉपर ये। और इसी बात पे याद आया, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, और कोई स्थान बचा है क्या, ठीक है। तो इनके बारे में बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। खैर सलीम दुरानी के पास आते हैं। सलीम दुरानी जो है क्या बताया मैंने, काबुल के रहने वाले, 29 टेस्ट खेले इन्होंने और 7 हाफ सेंचुरीज है इनकी। इसके साथ साथ इनकी 1 सेंचुरी भी है। और इनको जाना जाता था इनके क्या रंगो रूप के लिए, मतलब इनके हैंडसमनेस के लिए। लड़कियां दीवानी थी उस टाइम पीरियड में इनकी, है ना। जैसे आज मेरी दीवानी, अरे मतलब उस टाइम पीरियड में किसकी दीवानी थी, उस टाइम पीरियड में सलीम दुरानी जी की दीवानी थी, ठीक है। और इनके ह्यूमर के लोग दीवाने थे, है ना, मजाक वगैरह अच्छा कर लेते थे, हाजिर जवाबी थे, ठीक है। हर एक बंदे को मरना है, ठीक है। तो इनकी भी डेथ हो गई। और एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे, 6 मारने के लिए जाने जाते थे, है ना। और इसके साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी थे। इसके साथ साथ क्या है, बॉलीवुड में भी काम किया, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे दिखते थे। अफगानिस्तान वाले लोग वैसे ही क्या है, पठाने सारे के सारे, है ना। ये पठान वगैरह यार एक्टिंग वगैरह अच्छी कर लेते हैं ना, और दिखने दुखने में स्मार्ट होते हैं थोड़े से। खैर अपनी तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन बता रहा हूँ इनके बारे में। तो इनकी भी डेथ हो गई है 88 ईयर्स की एज में। दूसरी चीज, चरित्र नाम की फिल्म आई थी इनकी, ठीक है। और चरित्र नाम की फिल्म में इन्होंने बहुत चरित्र दिखाया अपने अच्छे अच्छे, ठीक है। फोटो देख के पता लग जाएगा, अभी दिखा रहा हूँ। खैर इनको देखो जरा, दिख गया क्या,
इंडिया के खिलाड़ी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया इनके बारे में कि ये अर्जुन अवार्डी भी है और ये पहले क्रिकेटर है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट या टू बी अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड। ठीक है, चलो इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं फटाफट। फॉर्मर क्रिकेटर सलीम दुरानी पास्ट अवे एट 88, तो 88 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। सलीम दुरानी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नोन फॉर हिज स्ट्राइकिंग लुक्स, तो दिखने में काफी अच्छे थे, ह्यूमर है ना, और उस टाइम पीरियड में टाइम भी ऐसे था कि जो बंदा थोड़ा सा फेयर हो, है ना, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फेयर हो तो फिर इसका मतलब तो क्या बॉलीवुड में टिकट मिलना ही मिलना है उसको। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में था ऐसा। तो सलीम दुरानी जी अफगानिस्तान के बिलोंग करते तो फेयर वैसे ही होंगे। ठीक है, तो इनको भी मौका मिल गया था बॉलीवुड वगैरह में भी। तो क्या बोला, स्ट्राइकिंग लुक्स, ह्यूमर एंड द एबिलिटी टू हिट पावरफुल सिक्सेस। अब देखो उस टाइम पीरियड में ये क्या करते, पावरफुल सिक्सेस मारते थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि उस वो वाला जो टाइम था वो सिक्सेस वाला टाइम नहीं था, वो टेस्ट क्रिकेट वाला टाइम था, टुक 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 करके खेलो तुम लोग, है ना, वो वाला टाइम था। ठीक है, आईपीएल वगैरह थे नहीं, T20 नहीं थे, ऊपर से बैट्स वगैरह क्या थे, एकदम नॉर्मल बैट्स होते थे फट्टे की तरह। ठीक है, आज के बैट्स की तरह नहीं होते थे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, and the ability to hit powerful sixes, passed away at the age of 88, तो 88 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। He was originally from काबुल अफगानिस्तान, और काबुल अफगानिस्तान के रहने वाले थे प्रॉपरली, and was known for his explosive batting and left arm orthodox bowling, तो अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए आते ही क्या सिक्सेस मारने के लिए जाने जाते हैं, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग मतलब सिंपल बॉलिंग भी करते थे। दुर्रानी प्लेड 29 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया एंड स्कोर्ड 1202 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 25.04। तो इन्होंने क्या किया, 29 टेस्ट मैच खेले इंडिया के लिए, और टोटल टेस्ट में इन्होंने 1202 रन बनाए। ठीक है, और इनका एवरेज कितना था, 25.04 का इनका एवरेज था, और उस टाइम पीरियड में ये एवरेज बहुत बढ़िया एवरेज है। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी एंड 7 हाफ सेंचुरीज, तो 1 सेंचुरी इनकी 7 हाफ सेंचुरीज है। विद द बॉल, अब बॉलिंग से क्या दुर्राटे काटे इन्होंने, देखो विद द बॉल ही पिक्ड अप 75 विकेट्स, और बॉलिंग की इनके काफी अच्छे क्या है स्कोर है, इनका बॉलिंग स्कोर काफी अच्छा है। तो ये बोल रहा है कि ही पिक्ड अप 75 विकेट्स एंड हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर वाज 6 for 73। ठीक है, तो 6 विकेट लिए इन्होंने 73 रन देकर, तो इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है, और ये एक ही इनिंग में, मतलब एक ही मैच की बात है ये, है ना, एक मैच के एक इनिंग की बात है। आई बोला ही वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू बी ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 1961, तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला है 1961 में, और पहले क्रिकेटर है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है। द स्टार क्रिकेटर वाज डैबल्ड इन बॉलीवुड स्टारिंग अपोजिट रिनाउंड एक्टर परवीन बाबी, तो परवीन बाबी के अगेंस्ट में, है ना, तो परवीन बाबी जो है उस टाइम पीरियड में बहुत फेमस एक्ट्रेस थी और बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती थी, तो उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला। ठीक है, और इस फिल्म का नाम क्या था, तो इस फिल्म का नाम था चरित्र, जो कि 1973 में आई थी। ठीक है, आगे समझ में इनके बारे में, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट शख्सियत थे, है ना, और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइन थी ये वाली, कौन सी, पहले क्रिकेटर है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, आइए हिंदी में देखते हैं एक बार क्या है। तो ये फिल्म है इनकी कौन सी, चरित्र, ये सलीम दुरानी है ना, परवीन बाबी के साथ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे कुछ होता है क्या ऐसा। चलिए देखो इधर, देखो क्या हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सलीम दुरानी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो अपने आकर्षक रूप और हास्य और शक्तिशाली छक्के मारने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, छक्के तो मार ही रहे यहाँ पे, जाने जाते थे। आगे क्या हो रहा है, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह मूल रूप से काबुल अफगानिस्तान के रहने वाले थे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बाएं हाथ की पारंपरिक गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। दुरानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 25.04 की औसत से 1202 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। गेंद के साथ उन्होंने 75 विकेट लिए और एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा 6 विकेट 73 रन देकर था। वह अर्जुन पुरस्कार 1961 से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। स्टार क्रिकेटर ने 1973 में फिल्म चरित्र में प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ अभिनय करते हुए बॉलीवुड में भी काम किया है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से क्या दिखाओ, मुझे अपने अंगूठे दिखाओ और बोलो कि सर आ गया है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आता है तो काट देंगे दुर्राटे। ठीक है, बड़े आगे चलो
आगे देखते हैं कि हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टेलीविजन स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, आइए देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम इंडिया टू कॉन्कर माउंट किलिमांजारो वेयरिंग लोआन छड़ी। तो लोआन छड़ी पहनकर माउंट किलिमांजारो को कॉन्कर करने वाली इंडियन लड़की का नाम क्या है, ये आप लोग बताएंगे मुझे फटाफट से। हिंदी में पढ़ लेते। निम्नलिखित में से कौन लोआनचारी है ना, लोआन छड़ी है वैसे, लोआन छड़ी पहनकर माउंट किलिमांजारो को फतेह करने वाली भारत की पहली लड़की बनी है? तो ऑप्शन है हमारे पास काजल शर्मा, तबस्सुम मुजावर, हीना तबस्सुम या अंजलि शर्मा। तो जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ कि सबसे पहली चीज ये माउंट किलिमांजारो कहाँ पर है। तो माउंट किलिमांजारो जो है वो है तंजानिया में। और तंजानिया कहाँ पर है? तो तंजानिया पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया कि तंजानिया कहाँ पर है, सॉरी तंजानिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो तंजानिया की कैपिटल फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे वाले भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा क्या, माउंट किलिमांजारो क्या है? किलिमांजारो क्या है? माउंट किलिमांजारो जो है ये, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज सुन लो कि माउंट किलिमांजारो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो भी है। डॉर्मेंट वॉल्केनो मतलब क्या? एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। मतलब क्या? इसमें से लावा निकलता नहीं है, ठीक है, लेकिन है ये वॉल्केनो, ठीक है, लेकिन शांत वॉल्केनो है, डॉर्मेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव हो नहीं सकता, या एक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ये फिलहाल क्या है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ठीक है, और कहाँ पर है मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसकी हाइट लगभग इसकी जो पीक है वो है 5,895 मीटर्स की। ठीक है, तो इसको फतेह कर लिया है किसने? एक लड़की ने, इंडिया की एक लड़की ने, लोआन छड़ी पहन के। तो लोआन छड़ी के बारे में भी सुन लो। जो ये लोआन छड़ी है, लोआन छड़ी, ठीक है, तो ये कहाँ का ड्रेस है? तो लोआन छड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का देश है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आप लोगों के आंसर आ गए होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लिख चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर आंसर जो है वो सी है, हीना तबस्सुम। और बार बार बोलने के बावजूद कि सीतो डेस्पासितो कटता ही है बाबू, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे थे। फिर आप लोग कहेंगे सर फिर भी होगा, है ना? तो बी रांग है और ए भी है रांग, क्योंकि इसका आंसर है अंजलि शर्मा। तो अंजलि शर्मा वो लड़की है जिसने क्या करा है, तो ये क्या करती है, इसने बहुत सारे पर्वत चढ़े, है ना, हनुमाना चढ़ा है इसने, और भी बहुत सारे पर्वत चढ़े, लेकिन किलिमांजारो इसने क्या करा है, लोआन छड़ी पहन के चढ़ा है। और ये ऐसा करने वाली इंडिया की पहली लड़की बनी है। और ऐसा क्यों किया है इसने, लोआन छड़ी पहन के क्यों चढ़ी है ये? क्योंकि ये अपना कल्चर जो है उसको प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को प्रमोट करना चाहती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अंजलि शर्मा का नाम याद रखना, ठीक है। तो ये है अंजलि शर्मा और इसने लोआन छड़ी पहनी है, ठीक है। तो लॉन्ग स्कर्ट है इसमें, ठीक है, ऊपर स्वेटर टाइप है और कैप लगी हुई है, ठीक है। ऊपर कैप के ऊपर भी कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। तो माउंट किलिमांजारो पे पहुंच गई है, ये तांजानिया का फ्लैग लगा हुआ है पीछे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ एट तांजानिया 5895 मीटर या 19,000 फीट की हाइट पे है ये, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट सुनो, क्या माउंट किलिमांजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे बड़ा माउंटेन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अंजलि शर्मा कॉन्कर माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका वेयरिंग लोआन छड़ी। तो लोआन छड़ी पहनकर क्या करा है इसने, माउंट किलिमांजारो को फतेह किया। अंजलि शर्मा हैज सक्सेसफुली स्केल्ड द पीक ऑफ माउंट किलिमांजारो इन साउथ अफ्रीका व्हाइल वेयरिंग अ, साउथ अफ्रीका नहीं आएगा यहाँ पे, अफ्रीका आएगा, खैर, इन अफ्रीका व्हाइल वेयरिंग अ ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस। तो ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस पहनकर इसने क्या करा है, गद्दी भागी कम्युनिटी को कहते हैं, गद्दी ड्रेस पहनकर, जिसको लोआन छड़ी कहते हैं, लोआन छड़ी पहनकर इसने क्या करा है, फतेह किया है या कॉन्कर किया या चढ़ गई है ये किस पे, किलिमांजारो पे। आई कैन शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू अचीव दिस फीट व्हाइल वेयरिंग द गद्दी कॉस्ट्यूम। तो गद्दी कॉस्ट्यूम पहनकर चढ़ने वाली माउंट किलिमांजारो पे ये पहली
महिला या पहली लड़की बनी है। एंड शी एम्स टू प्रमोट गद्दी कल्चर ऑन माउंटेन पिक्स, तो खुद पहाड़ के रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, तो गद्दी कल्चर को प्रमोट करने के लिए माउंटेन पिक्स के ऊपर इसने क्या करा है, ये इनिशिएटिव लिया है। द गद्दी ड्रेस और लुआंछड़ी इज अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, इट इज अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का क्या है ये, हिमाचल प्रदेश का ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। और हिमाचल प्रदेश का नाम आ ही गया तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, गवर्नर का नाम बताइए और कैपिटल, तीनों की तीनों चीजें बताइए मुझे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। आगे देखो क्या बोल रहा है, माउंट किलिमंजारो इज अ डोरमेंट वॉल्केनो लोकेटेड इन तांजानिया ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो तांजानिया ईस्ट अफ्रीका में क्या है, माउंट किलिमंजारो है। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, तो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एंड द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड, और सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन मतलब आसपास कोई माउंटेन नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की बात करें पूरे दुनिया में तो माउंट किलिमंजारो है हमारे पास। एंड द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड विद इट्स समिट रीचिंग एन एलिवेशन ऑफ 5895 मीटर्स। ठीक है, और इसकी पीक कितनी जाती है, तो 5895 मीटर्स की इसकी पीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हिंदी में देखिए एक बार, इसको देख लिया अंजलि शर्मा को। ठीक है, लुआंछड़ी देख लिया, हिंदी में देखते हैं फिर फटाफट से। माउंट किलिमंजारो भी दिखा देता हूं आप लोगों को, देखो ये माउंट किलिमंजारो। ठीक है, सिंगल फ्री माउंटेन है, आसपास कोई माउंटेन रेंज वगैरह नहीं दिख रही है। ठीक है, और क्या लग रहा होगा कि इसमें से कभी ना कभी वॉल्केनो निकला होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या ये शांत वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो, और इसकी हाइट आप मैंने आप लोगों को बता दी 5895 मीटर की है। ठीक है, इधर देखो अब क्या कह रहा है, लुआंछड़ी पहन अंजलि शर्मा ने अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत फतेह किया। अंजलि शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी को पारंपरिक गद्दी पोशाक लुआंछड़ी पहनकर सफलतापूर्वक फतेह किया है। वह गद्दी की पोशाक पहनकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है और उनका लक्ष्य पर्वत चोटियों पर गद्दी संस्कृति को बढ़ावा देना है। गद्दी पोशाक या लुआंछड़ी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की एक पारंपरिक पोशाक है। माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे ऊंचा एकल मुक्त पर्वत है, जिसका शिखर 5895 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया है तो शो मी योर डर्टी थम्स सो दैट क्या, ताकि पता चले मुझे ये आ गया तुम लोगों को समझ में। ठीक है, कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो खत्म हुई है, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है, देखो जल्दी से। द 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन। तो स्लिनिक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है 3 अप्रैल से, है ना। तो 3 अप्रैल से ये जो एक्सरसाइज हुई है, तो इसका नाम से ही पता लग रहा है, एक तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब नेवी क्या होगी इसमें शामिल होगी, और नाम से ही पता लग रहा है क्या, SL से श्रीलंका है। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स इंडिया होगा, आयन, है ना। और EX क्या है, EX है एक्सरसाइज का, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है ये। और ये एक्सरसाइज जो है ये अरे क्या हो गया, ये एक्सरसाइज जो है ये हर साल करता है इंडिया और श्रीलंका, और 2023 से ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करी है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है 3 अप्रैल से लेके लगभग 9 अप्रैल तक चलने वाली है, 3 से 9 अप्रैल तक चलने वाली है, और 2 फेज में चलेगी। ठीक है, हार्बर फेज चलेगा इसका पहला, फर्स्ट फेज इसका हार्बर फेज होगा। हार्बर फेज मतलब पहले कोस्टल एरिया पे चलेगा ये एक्सरसाइज, और इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज चलेगी कहाँ पर, सी में, सी फेज, दूसरा इसका सी फेज होगा। तो 6 दिन की एक्सरसाइज है, 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक की, 3 से 9 अप्रैल तक का है। हार्बर फेज और सी फेज होगा, 3 दिन के लिए ये करेंगे, 3 दिन के लिए ये करेंगे। इंडिया की तरफ से कौन जा रहा है, इंडिया की तरफ से जा रही है INS सावित्री और INS कैतान, तो 2 इंडियन नेवल शिप जा रही है। और श्रीलंका की तरफ से 2 नेवल शिप्स आ रही है। श्रीलंका की तरफ से आ रही है कौन सी, एक समुद्रा और एक विजय भाव।
ठीक है, समुद्रा और विजय भाऊ दोनों की दोनों श्रीलंकन नेवी शिप है, SLNS श्रीलंकन नेवी शिप, विजय भाऊ और समुद्रा। तो ये हो कहाँ पर रही है, ये एक्सरसाइज हो कहाँ पर रही है, और 10th बायलैटरल है, मतलब 2013 में शुरू हुई होगी और अब 2023 में क्या हो रहा है, इसका 10th एडिशन चल रहा है। ठीक है, तो है कहाँ पर, 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 कहाँ आयोजित होने जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास कोलंबो, विशाखापट्टनम, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे या थिरुवनंतपुरम। तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो कोलंबो है, तो आप लोग बिल्कुल क्या हो, रंग नहीं हो, सही है ये आंसर। ठीक है, आंसर सही है, हमेशा ऐसे रंग बोलने से रंग नहीं हो जाता। ठीक है, सही है, कोलंबो इसका आंसर है। तो ये कहाँ पर होने वाला है इस बार होने वाला है ये कोलंबो में। विशाखापट्टनम वाइजैक को कहते हैं, जो कि किसकी कैपिटल बनने वाली है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने वाली है। और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है ये श्रीलंका की कैपिटल है। श्रीलंका की पहले कैपिटल कोलंबो थी, चेंज होके क्या हो गई है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गई है। और थिरुवनंतपुरम के बारे में तो आपको पता ही है कि ये कैपिटल किसकी है, केरला की कैपिटल है। ठीक है, बढ़े आगे थोड़ा सा, चलो देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जल्दी से। तो इसके बारे में हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, स्लिनेक्स 2023 श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये ऊपर क्या दिखा रहा है, हमारी नेवी को दिखा रहा है, नीचे हेलीकॉप्टर्स भी दिखा रहा है कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी हेल्प लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, ये श्रीलंका क्या शेयर है और वो इंडिया है। ठीक है, चलो देखो इसके बारे में क्या बता रहा है। 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023 टू बी हेल्ड इन कोलंबो। ठीक है, तो आंसर तो पता लग गया हमें, कोलंबो इसका। द 10th एडिशन ऑफ द एनुअल मतलब हर साल होती है, इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023 वाज हेल्ड इन कोलंबो श्रीलंका। तो कोलंबो श्रीलंका में होने जा रही है ये, या स्टार्ट हो गई है 3 अप्रैल से। द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन 2 phases ऑफ 3 days ईच। तो 2 phases में होगी और 3-3 दिन के फेज होंगे ये। पहला फेज द हार्बर फेज फॉलोड बाय द सी फेज, हार्बर फेज होगा पहले, फिर बाद में सी फेज होगा। द इंडियन नेवी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय INS किल्तन, तो बता दिया था मैंने आप लोगों को, INS किल्तन और INS सावित्री, ये दोनों की दोनों शिप्स जो है इसमें क्या करेगी, आएगी या पार्टिसिपेट करेगी। और श्रीलंका की तरफ से कौन है, तो श्रीलंका नेवी विल हैव SLNS श्रीलंका नेवल शिप। ठीक है, INS मतलब इंडियन नेवल शिप, वैसे ही SLNS श्रीलंकन नेवल शिप, SLNS विजय भाऊ एंड SLNS समुद्रा। तो ये दो शिप्स उनके और 2 शिप्स हमारे क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिंदी में देख लेते फटाफट से क्या बता रहा है ये। हिंदी में बता रहा है कि 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अभ्यास 3 दिनों के 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और उसके बाद समुद्री चरण। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री करेंगे, जबकि श्रीलंका की नौसेना में SLNS विजय बाहू और SLNS समुद्रा होंगे। ठीक है, इधर देखो जरा, क्या ये हमारे पास INS कैतान है किल्तन और ये है हमारे पास INS क्या सावित्री। ठीक है, आगे समझ में आया है तो पता ही आपको क्या करना है, शो मी योर डर्टी थम्स so that I'll come to know that you understood all the things। ठीक है, बड़े आगे समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, भाई समझाएगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, देखते कुछ और है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हो गई है हमारे पास। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। लेकिन पसंद आने से पहले, ठीक है, इससे पहले कि आप लोग छोड़ के चले जाओ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनो कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास 3 बजे से होगी। हो सकता है कि कल से हो सकता है कि आज शुरू भी हो गई हो 3 बजे से। ठीक है, जब तक आप लोगों तक ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन के जाओ कि हमारा प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो गया। तो प्रतिज्ञा बैच में अगर अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया है, अभी तक आप लोगों ने प्रतिज्ञा बैच में एनरोल नहीं किया है, तो जल्दी से एनरोल करो, क्योंकि मेरी मानो, ठीक है, जीतू भैया झूठ नहीं बोलते, याद रखना। प्लस ऊपर से रोजे से भी है जीतू भैया, है ना। तो
प्रतिज्ञा बैच में बहुत तगड़ी तरीके से तैयारी हो रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रतिज्ञा बैच में एनरोल नहीं किया तो प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर लेना। 30, 40, 50 दिन जितने भी बचे आप लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ना। थोड़े से पैसों के लिए 2,500 3,000 रुपये के लिए, इससे हमें तो फ़ायदा होता नहीं है कुछ, है ना, कंपनी को होगा फ़ायदा जो भी होगा, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो इसको क्या होगा, प्रतिज्ञा बैच में सारे के सारे टीचर्स पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें भी अपना रिजल्ट दिखाना होता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया और अगर आप लोगों को एकदम इंक्लूसिव तैयारी करनी है, एक डायरेक्शन में तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप लोग क्या करना, प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर लेना। और एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है ना, क्या अपना कोड, क्या कोड है, वाई लगा लेना, अड्डा 24/7 का उल्टा Y742, ये अपना कोड है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है इसको लिखना है ऐसे Y742, ठीक है। और जैसे ये डालोगे वैसे ही आप लोगों को क्या मिलेगा, बम्पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कैसे करना है बता दूं, तो देखो कुछ नहीं करना, आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्लाइड करनी है बंद, ठीक है। तो जैसे ही स्लाइड बंद करेंगे आप लोग, तो वैसे ही क्या मिलेगा आप लोगों को, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा के पास जाइए, जैसे ही गूगल बाबा के पास, ओहो यही खुला हुआ है, चलो। तो लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे अड्डा 24/7 पे जाएंगे वैसे आप लोगों को दिखेगी एकदम खतरनाक वाली स्लाइड के ऊपर क्या करिए, क्लिक करिए, ठीक है, अड्डा 24/7 के ऊपर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, एडटेक कंपनी है, ठीक है। ऑल कोर्सेज का ऑप्शन देखेगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्लाइड खुलेगी और बहुत सारे आप लोगों को क्या दिखेंगे, पैक्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप हमें जाना है किस पे, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पे। जैसे ही अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पे जाएंगे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे साइड में बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, उसमें CUET दिख रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को तो CUET क्लियर करना है ना। तो CUET पे क्लिक करिए। जैसे CUET पे क्लिक करेंगे वैसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको लेना क्या है ना। लेना तो आपने को प्रतिज्ञा बैच ही है ना, महापैक लेने का दिल करा तो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो अभी प्रतिज्ञा बैच के लिए जाओ, ठीक है, ईजी रहता है। क्योंकि महापैक से अभी तुम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर तुम अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले महापैक लेते तो सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल होती, अभी भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना करने का। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्या करिए, प्रतिज्ञा बैच के लिए जाइए। तो प्रतिज्ञा बैच के लिए जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है। तो किसी पे भी जिस भी स्ट्रीम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप लोग, तो साइंस के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा प्रतिज्ञा बैच, और 2 अलग अलग प्रतिज्ञा बैच दिखेंगे। एक दिखेगा आपको प्रतिज्ञा बैच जिसमें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और जनरल टेस्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ आपको दिखेगा प्रतिज्ञा बैच जिसमें आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ाया जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपको ये लेना है ये लीजिए, वो लेना है वो लीजिए। ऐसे ही आर्ट्स का भी ऐसे ही सेम है, ऐसे ही कॉमर्स का सेम है, खोल के देख लेना। साइड में आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल मैं कौन सा आप लोग लेना चाहोगे इन दोनों में से, चलो महंगे वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, है ना। ये क्या है, प्रतिज्ञा बैच है। और कौन से वाला प्रतिज्ञा बैच है ये, इसमें इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और जनरल टेस्ट सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये लगभग कितने का है, ये लगभग आपका 3,599 का। तो महंगा लग रहा है आप लोगों को, है ना। मतलब अगर ये वाला लेना है, तो अगर दूसरे वाला लेना है आप लोगों को तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो जरा क्या क्या बताएगा इसमें, कौन कौन टीचर पढ़ाने वाला है, स्टडी प्लान क्या है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, सारी चीज़ें, ठीक है। क्या क्या मिलेगी, क्यों अड्डा 24/7 को आप लोगों को देखना चाहिए। और ये एग्जाम तक चलने वाला बैच है आप लोगों का, ठीक है। तो लास्ट तक चलेगा बैच और पूरे की पूरी टीम इसके ऊपर बहुत फोकस्ड है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए, है ना, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट बोलेगा, है ना। तो ये देखो गजेंद्र सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, आयुषी मैम पढ़ाएंगे आपको क्या, केमिस्ट्री, शशांक सर ये पढ़ाएंगे आपको क्या, ये आपको पढ़ाएंगे मैथ्स वगैरह, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, सीधा बाय नाउ पे जाओगे तो आपको 3,599 का दिखेगा ये, ठीक है। यहाँ पे 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है आप लोगों को। अप्लाई कर देंगे तो आपके 540 रुपये के आसपास बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को एक बड़े लेवल का डिस्काउंट मिल रहा है तो छोटा डिस्काउंट क्यों चाहिए, 21% का दे रहा हूँ मैं डिस्काउंट तुम्हें, ठीक है। तो 21% के डिस्काउंट के लिए क्या करिए, एंटर कूपन कोड पे जाइए, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, खैर।
तो यहाँ पर जाना और यहाँ पर जाके क्या डाल देना, यहाँ पर जाके लिखना आप लोग क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर जाके लिखना, लाल कलर नहीं है क्या इसमें, यहाँ पे जाकर लिखना Y742 जो कि अड्डा 24/7 का उल्टा है, और यहाँ पे अप्लाई क्लिक कर देना। तो आपके यहाँ पर लगभग 700 रुपये के आसपास बच जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी बच जाएंगे। 2800 के आसपास आप लोगों के पास ये वाला कोर्स आ जाएगा। ठीक है, जब पैसा बच रहा है तो बचा लो। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, 15% लगाना है 15% लगाओ, ये भी नहीं लगाना वो भी मत लगाओ, वैसे ही खरीद लो, है ना। ठीक है, खैर तो आशा करता हूँ कि आज वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सारे के सारे करंट अफेयर्स भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हैं तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार, और आपके अपने जीतू भैया ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आपके सामने रोज 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 आते रहेंगे। तब तक के लिए अच्छा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, प्लस इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने वीडियो में वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, और मिलते फिर अपन कल। तब तक के लिए मोइन पठान आपका अपना जीतू भैया आपसे कहता है जय हिंद।